हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, मॉसफेट के हाइब्रिड पाई मॉडल के बाद हम करेंगे कॉमन एमिटर, कॉमन सोर्स और उसके बाद क्या लें इसी तरह से कॉमन बेस तो नहीं हम करेंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। कॉमन कलेक्टर करेंगे और उसके बाद कॉमन ड्रेन करेंगे। तो ये हम चारों को पहले जाके टच करेंगे, सही तरीके से इसका कंसेप्ट हासिल करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो गाइस जैसा कि ये मैंने आपके सामने कॉमन एमिटर को ड्रा किया है, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि एक कॉमन एमिटर को यानी किसी भी सोर्स को, किसी भी एक सर्किट को पहचानने की ये पहचान होती है कि जो हमारे पास एसी सिग्नल होता है इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे जो हम ले रहे होते हैं वी नॉट, उनका जो सिरा होता है वो कांस्टेंट होती है, उनकी जो वायर होती है एक जगह पे सोर्स एमिटर के साथ होगी क्योंकि ये कॉमन एमिटर है। देखें यहाँ पे एमिटर भी ग्राउंड है एक जगह पे, यहाँ पे उसने एसी सिग्नल को भी ग्राउंड करवाया यहाँ पे टच करवा के, और आउटपुट का भी यही उसने वायर कॉमन रखा है। तो लिहाजा ये कॉमन एमिटर इस वजह से है। तो लिहाजा गाइस हमें सबसे पहले इसको लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए करना है। जैसा कि आप हमारे पास जो लेक्चर की थंबनेल है उसको देख के आए होंगे कि ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में हम इसको हल करने लगे हैं इस कॉमन एमिटर को। नेक्स्ट लेक्चर हमारा हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होगा और इसी तरह से 1 बाय 1। तो ये आ गया लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो गाइस सबसे पहले हमने इसका हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करना है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर दे चुका हूं, जिन्होंने वो हाइब्रिड पाई मॉडल वाला लेक्चर नहीं लिया वो जाके ले लें। लोअर कट ऑफ के लिए बात कर रहे हैं तो लिहाजा हमें CC1 CC2 और CCE को एक्टिवेट रखना है। बाकी ये जो यहाँ पे पैरासाइटिक कैपेसिटर पाए जाते हैं, बाईपास कैपेसिटर, उनको ओपन कर देना। ओपन मतलब कि ये पहले से ही ओपन है तो लिहाजा उनको ड्रा करने की जरूरत नहीं है। डीसी वोल्टेज सोर्सेज को हमने ग्राउंड कर देना, डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है शॉर्ट करके। और करंट सोर्स अगर लगा हुआ हो आपके सर्किट में तो उसे आपने ओपन कर देना होता है। और यहाँ पे ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स को आपने कुछ नहीं करना। तो चले आए बनाते हैं इसका क्या जी, हाइब्रिड पाई मॉडल। तो गाइस सबसे पहला हमारा काम होगा, देखें गाइस इसका जब हम बनाएंगे हाइब्रिड पाई मॉडल तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एसी सोर्स मेंशन करना है। इसको आप डायरेक्ट ग्राउंड से टच करवाएं, ये भी आपके लिए ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या लगाना जी, इसका रजिस्टर जो कि RS है। और आगे CC1 की बात आ जाती है तो आप यहां पे CC1 को अटैच करवाएंगे। और नेक्स्ट अब बेस पे हम पहुंच चुके हैं, ये बेस का टर्मिनल आ गया, ठीक है। इसको आपने यहां से बेस से रिप्रेजेंट कर देना है। अब देखें गाइस यहाँ पे 2 रजिस्टर हैं, ये स्टेबलाइजिंग के लिए ये आपको ऊपर जो सर्किट दिया गया, ये स्टेबलाइजिंग के लिए 2 रजिस्टर लगाए जाते हैं इनके पैरेलल में। तो लिहाजा R1 और R2 दोनों देखें इनडायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हैं। तो ये दोनों सीरीज में तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि देखें R1 का जो कनेक्शन है वो इस वायर के साथ भी है, इस वायर के साथ भी है, इसी तरह से R2 के साथ है, उसके भी कनेक्शन नीचे की जानिब भी है, ऊपर की जानिब है। तो ये दोनों इनडायरेक्टली पैरेलल होंगे, क्योंकि जब हम इसको पलटा के ऐसे नीचे की जानिब लाएंगे, यानी इसको अगर हम यहां से उतार के यहां पे इसके पैरेलल में कनेक्ट करवा के ग्राउंड करवा देते हैं तो फिर भी ठीक होगा। लिहाजा ये दोनों पैरेलल में R1 और R2, तो लिहाजा इनका हम पैरेलल निकालेंगे। इस रेजिस्टर को हम नाम दे लेंगे, कोई भी आप रेजिस्टर का नाम दे सकते हैं। मैं इसको चले नाम दे लेता हूं जी R। जो हमारा कोर्स है उसमें इसे RB से रिप्रेजेंट किया गया और ऊपर ये भी मेंशन करना है आपने कि RB हमारे पास बराबर है R1 पैरेलल विद R2 के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो आपको पता है गाइस हाइब्रिड पाई मॉडल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पाई जाती है, इनपुट रेजिस्टेंस, जिसे R पाई के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये BGT का अपना इनपुट रेजिस्टेंस होता है और इसके क्रॉस V पाई वोल्टेज पाए जाते हैं। इसे मैंने काफी डिटेल से बयान किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिड पाई मॉडल के, उसे जाके आप देखिएगा एक दफा। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास एमीटर होता है यहाँ पे, तो एमीटर पे आपने क्या करना है जी, ये आ गया एमीटर का साइन। यहाँ पे आपने उसी तरह से रजिस्टर अटैच करवाना है RE का, और इसके पैरेलल में लगा है CCE, और ये इस तरह से कनेक्ट है, और नीचे ये ग्राउंड है। और आगे यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे करंट सोर्स है GM के नाम से, GMV पाई। इसको भी मैंने बताया ये क्यों GMV पाई होती है, करंट। और गाइस
यहाँ पे हम आर नॉट तो मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया था कि अगर वी ए दिया गया हो या आर नॉट की इनडायरेक्टली वैल्यू दी गई हो तो उसे यहाँ पे ड्रा किया जाता है, नहीं तो हम इसे निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, थीसिस प्ले कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ पे उसे निगलेक्ट कर देना है। अब कलेक्टर के ऊपर था आर सी रेजिस्टेंस, तो उसको हम यहाँ से ग्राउंड करवा देंगे, क्योंकि हमने डीसी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करवा के ग्राउंड करवाना था, तो ये उसकी वायर ग्राउंड हो गया क्योंकि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो गाइस ये जो आर एल है इसके रास्ते में भी आएगा CC2, तो इसको मैं यहाँ पे चले लगा ले तो जगह काम पा रही है। ये आ गया CC2 और आगे RL इसके पैरेलल में लग गया RL, और इसके क्रॉस आपको पता है ये V0 वोल्टेज है। तो ये हमारा ड्रा हो गया है क्या जी, ये हमारा ड्रा हो गया हाइब्रिड पाई मॉडल फॉर लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने पैरासाइटिक कैपेसिटर्स को ऑन रहने दिया और बाईपास कैपेसिटर्स को ओपन कर दिया हुआ है। अब गाइज इसका थीसिस कैसे करते हैं, इसका एक ही रूल है, शॉर्ट कपलिंग कैपेसिटर्स 1 by 1। वो कैसे जी, अगर आप CC1 के लिए से हल करते हैं तो आपने क्या करना है, CE को शॉर्ट करना है और CC2 को शॉर्ट कर देना, यानी कि एट अ टाइम एक कैपेसिटर को ऑन रहने देना, बाकी दोनों को शॉर्ट कर देना। तो लिहाजा अब हम इसका थीसिस शुरू करते हैं। तो आए सबसे पहले हम हल करेंगे RCC1 के लिए। अगर हमें CC1 के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी पड़े तो इसकी कैसी शेप ड्रा होगी, आप देखेंगे इस क्या होगा, CE हो गया शॉर्ट, तो देखें एक रेजिस्टर के क्रॉस जब दूसरे वायर जो उसके पैरेलल में लगी हो ये इस तरह से बांध जाएगा, क्योंकि मैं ना न्यू शेप नहीं यहाँ पे ड्रा कर सकता, न्यू शेप मैं इसकी ड्रा करूंगा, मैं आपको कंफ्यूजन से दूर लेके जाऊंगा, ना कि कंफ्यूजन के अंदर ऐड करूंगा। अब यहाँ पे है RE और इसके पैरेलल में लगी है जो वायर वो शॉर्ट हो गया, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट करना, हम CC1 की बात कर रहे हैं, अभी हम इसको सेट कर रहे हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 है वो दूसरी वायर के पैरेलल में लगी है, तो जो जिस वायर के क्रॉस 0 रेजिस्टेंस हो वो दूसरी वायर को पैरेलल में 0 कर देती है। कैसे, इन दोनों का पैरेलल इस तरह से निकलता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर इसकी कह लें 1 वैल्यू है तो 1 × 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0, तो आना तो जवाब गाइस 0 ही है। तो लिहाजा ये ओवरऑल खत्म हो गई, ये डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट वायर इस तरह से ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगी। एमीटर इस तरह से हो जाएगा, एमीटर डायरेक्टली ग्राउंडेड। अब गाइस इस साइड की बात करें तो CC2 भी हो जाएगा। अब मैं एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो करना चाह रहा हूँ ना वो ये है, अगर ये डायरेक्ट ग्राउंड होगा ना तो हमारा इस साइड से कोई रिलेशन नहीं रहा। ये जो आपको दूसरी साइड पे, ये जो मेरी इस साइड पे नजर आ रहा है, ये जो कलेक्टर की साइड है ये सारी हमारी खत्म हो गया साइड, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं रहा। अब हमारे पास सिर्फ इतना सर्किट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मैं निशान लगा देता हूँ, यानी ये सिर्फ इतना सर्किट रह गया। आप इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट इस तरह से ग्राउंड दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ आपके पास ये छोटा सा सर्किट है। अब आप CC1 यानी CC1 के क्रॉस RCC1 इसकी रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये आप कैसे करेंगे, आप बात यहां पे आके रुकती है। तो गाइज आपने क्या करना है जी, मेरा एक तरीका होता है, मैं हमेशा हर एक चीज़ में जुगाड़ बताता हूँ कि उस तरीके के थ्रू बच्चे एक चीज़ को आसानी से समझे। तो आपने समझना कैपेसिटर यहाँ पे प्लस का रोल प्ले कर रहा है, यानी यहाँ पे प्लस का साइन प्रोवाइड कर रहा है, ये वहाँ पे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखें RS प्लस ठीक हो गया, यानी ये रेजिस्टेंस प्लस। आगे नेक्स्ट चलें तो देखें RB के पैरेलल इतना सर्किट है, आगे इसके पैरेलल में लगा है R पाई, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस लिखनी पड़ेगी RCC1 के लिए। तो RS प्लस, ये देखें इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे RB पैरेलल विद R पाई। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है RCC1 का। और अगर RCC1 आपको मालूम हो जाती है और CC1 की वैल्यू दी गई होती है तो आप क्या कर सकते हैं, FCC1 मालूम कर सकते हैं, इसके क्रॉस फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, जो कि आएगी 1/2 पाई इंटू RCC1 CC1। तो ये इसका फार्मूला है। तो मुझे उम्मीद है आपको RCC1 की समझ आ गई होगी। इसको कैसे मालूम करना मैंने बोला है, ये कैपेसिटर प्लस का रोल प्ले करेगा अपनी रेजिस्टेंस के लिए। आगे हम चलते हैं अब कैपेसिटर CC2 के लिए। पहले ये दोनों शॉर्ट थे, अब आपने क्या करना है, CC2 को जब मालूम करना है तो इन दोनों को शॉर्ट कर देना है। तो मैंने जैसा कि पहले भी इस चीज के बारे में समझाया, जब इसने शॉर्ट होना है तो इसने इनडायरेक्टली ग्राउंड का रोल प्ले कर देना है। तो ग्राउंड को
ज़्यादा कहने के ज़्यादा इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब कोई चीज़ ग्राउंड हो जाती है। तो CC2 में क्या होगा गाइस, देखें फिर से वही सीन आ जाएगा कि हमारा इतना सर्किट सारा हो जाएगा कट ऑफ, क्योंकि इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा। ये सारे ग्राउंड हो गए, ये एक सिर्फ ग्राउंड का कॉमन है। अब आप जब लैब में जाते हैं तो लैब में क्या होता है गाइस, एक न्यूट्रल की पूरी एक स्ट्रेट लाइन दी गई होती है, वहां पे आपने वायर अटैच करानी होती है, फिर जाके करंट फ्लो करना शुरू होता है। तो वो चाहे आप 2 सर्किट एक बोर्ड के ऊपर बना लें, आपका सर्किट अलग अलग होगा लेकिन न्यूट्रल की वायर कॉमन होगी। तो ये इसी तरह से रोल प्ले कर रहा है, हमारा सर्किट अलग अलग हो रहा है लेकिन न्यूट्रल का रोल इकट्ठा प्ले हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करना चाहेंगे RCC2 को, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये प्लस का रोल प्ले करेगा कैपेसिटर RCC2 इज इक्वल टू। तो देखें इसने प्लस का रोल प्ले किया, इसके इस साइड वाले रेजिस्टेंस देखें जो कि लोड रेजिस्टेंस है, तो ये आपने लिख ली RL। अब आप इस जानिब चलना स्टार्ट करें तो ये आ गया प्लस, और उसके बाद RC आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास RCC2 का फार्मूला। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, आपने इसको छोड़ दिया है, अब ये भी यहाँ पे मौजूद है। यार ये तो करंट है, ये तो करंट फ्लो कर रही है। आगे आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट ग्राउंड है, तो करंट फ्लो करके ग्राउंड की तरफ ही जाना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा ये होती है, वो अपनी वोल्टेज में से निकलती है और डायरेक्ट ग्राउंड में से फ्लो करती जाती है, इसी तरह से सर्किट में घूमती रहती है। तो ये इसका सिंपल सा फार्मूला है RCC2 का। तो FCC2 का क्या फार्मूला बन गया जी हमारे पास, 1/2 पाई RCC2 CCC2। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन एमीटर के 2 फार्मूलाज। ये तकरीबन कॉमन होते हैं, कॉमन एमीटर में भी, कॉमन सोर्स में भी। और कह ले कि कॉमन सोर्स में तो चले हमारा BGT नहीं ना होगा, मॉसफेट होगा। कह ले कि तरीका कार इनका सेम होता है पहले 2 कैपेसिटर्स का। पहले 2 कैपेसिटर इसी तरह से जैसे आप अभी कह लें कि इतना ज़्यादा डीप में नहीं गए। अब उसके बाद मैं आपके सामने RCE को एक्सप्लेन तो करूंगा, लेकिन गाइस उसके लिए आपको एक अलग लेक्चर दिया जाएगा RCE के लिए। अभी जो आपके काम आएगा फार्मूला वो आपने याद करना। यानी जो बच्चे यहाँ पे बस कहने के कंसेप्ट लेने आए हैं, जो बच्चे कंसेप्ट लेना चाहते हैं, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैं RCE को मालूम करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतना बताएंगे कि आपने RCE के किस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए RCE की वैल्यू को कैलकुलेट करना, यानी कॉमन एमीटर में। ये कॉमन एमीटर के लिए बात हो रही है, कॉमन सोर्स या कॉमन ड्रेन दूसरों के लिए नहीं हो रही है। इस तरह से अगर तीसरा फार्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा RCE के लिए, ये फार्मूला यानी कॉमन एमीटर के लिए ये फार्मूला है इस रेजिस्टेंस का। तो ये बात होगी RCE के लिए, विच इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है गाइस। ये सारा हमने खेलना होता है, यानी क्या इसकी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला निकलता है वो होता है R पाई ओवर बीटा। और जैसा कि हम प्रीवियस फार्मूलाज पढ़ते आ रहे हैं, R पाई बराबर होती है बीटा ओवर GM। ये मैंने पहले भी बताया था एक प्रीवियस लेक्चर में। अगर हम इसका उल्टाते हैं, इसको यानी रहने दे उल्टाना क्या, बीटा को इस साइड पे ले आए तो R पाई बटा बीटा बन जाएगा, ठीक हो, विच इज इक्वल टू 1 ओवर GM। तो देखें गाइस R पाई ओवर बीटा किसके बराबर है, 1 ओवर GM के। मैंने क्या किया, बीटा को इसके बटे में ले गया, बाकी वैसे का वैसे ही रहने दिया है। यानी कि हम RCE को 2 तरीकों से मालूम कर सकते हैं। आप गाइस चाहें तो कोई भी फार्मूला याद रख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये दोनों फार्मूलाज आपके काम आ सकते हैं, कोई इसमें शक नहीं, आप इजीली इससे मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा आगे हम FCE मालूम कर लेंगे इस रेजिस्टेंस को मालूम करने के बाद। क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने ना इसका जो कह लें कि हमारे पास क्या है जी, इसका थीसिस है, यानी इसको, तो लिहाजा यहाँ पे जो रेजिस्टर लगेगा वो RCE के नाम से होगा, और जो हमारे पास कैपेसिटर होगा वो CCE होगा। वैसे हमने यहाँ पे CE लिखा तो ये CE होगा। तो गाइस देखें, अब आप जब ये तीनों फ्रीक्वेंसीज मालूम कर लेंगे बाय यूजिंग रेजिस्टेंस एंड आल्सो कैपेसिटर, तो आपने क्या करना है, देखना है इन तीनों में से कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। या नाम, अगर FCC1 बड़ी है FCC2 से, और FCC2 बड़ी है FCCE से, यानी ये इन तीनों में से FCC1 अगर बड़ी है तो आपने लिख देना है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हमारी बराबर है FCC1 के। अगर इसका उलट हो जाता है FCC2 सबसे बड़ी आ जाती है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैसे मिसाल दूं, ये 10 आई है, ये आई है 20 और ये आई है 60, तो आपने 60 वाली को चूज कर लेना FL के बराबर। अगर इसका उलट हो जाता है, यहाँ पे 80 आ जाती है, तो आपने FCC2 को बराबर रख देना लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के। अगर ऊपर वाली बड़ी आती है तो आपने FCC1 को बराबर रख लेना।
मुझे गाइस काफ़ी उम्मीद है आपसे कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, और इंशाल्लाह RCE का जो मेन जो तरीका है इसको मालूम करने का, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी मुझे इजाज़त दें और अपना प्यार दिखा के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।